सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 27 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर जो सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ जहाँ पर नासा का चापिया मिशन न्यूज़ में है। अब ये चापिया क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो ये एक क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोग्राम है, तो इसलिए इस ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? तो इसका एम है कि ये मार्स की तरह कंडीशन बनाकर उस पर सिमुलेशन किया जा रहा है। सिमुलेशन का मतलब होता है जैसे अगर आपको ट्रेन चलाना है तो डायरेक्टली आपको ट्रेन पे नहीं बैठाया जाएगा। सबसे पहले उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाएगा, ऐसा रूम दिया जाएगा जहाँ पर बिल्कुल आपको लाइव परफॉर्मेंस कराया जाता है, जो बिल्कुल आपको एक रियल ट्रेन की तरह होगा। यानी उस पर पहले आपको हाथ बैठाना सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको सारे लीवर ऑपरेट करने सिखाए जाएँगे। तब जाकर आप 6 महीने के बाद ट्रेंड होते हैं और फिर जाकर ट्रेन पर जाकर चलाना चालू करते हैं। तो उसी तरह से अगर मार्स पे जाना है, यानी यहाँ तो प्लैनेट की बात की जा रही है, तो अगर आपको प्लैनेट पे जाना है, तो आपको एक उसी तरह का कंडीशन नासा ने बनाया है, जिस पर कि वो सिमुलेशन कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्स की तरह। अब यहाँ पर ह्यूमन मिशंस जो मार्स पे जाएँगे, इन्हीं का सिमुलेशन किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिविंग एंड वर्किंग स्पेसेस क्रिएट किया गया है, क्रॉप ग्रोइंग एरिया क्रिएट किया गया है, मार्स की तरह सैंडबॉक्स सरफेस को भी लिया गया है। अब जो मिशन के दौरान एक्टिविटीज़ किया जाएगा, यहाँ पर भी उसी को प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे कि मार्स वॉक किया जाएगा, रोबोटिक ऑपरेशंस किया जाएगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी टेस्टिंग की जाएगी, हैबिटेट मेंटेनेंस किया जाएगा, एक्सरसाइज एंड हेल्थ मॉनिटरिंग की जाएगी और क्रॉप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ताकि फूड सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जा सके। अब अगर चापिया मिशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 1 साल का होगा और जो क्रू होंगे उसमें 4 वॉलंटियर होंगे। अब जो कंडीशन रखा गया है उसमें रिसोर्स को लिमिटेड रखा गया है, सिर्फ फूड, वाटर और पावर को रखा गया है। कम्युनिकेशन डिले जो होगा वो 45 मिनट राउंड ट्रिप होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। वहीं इक्विपमेंट फेल्योर्स की भी चीज़ें देखी देखी जाएँगी यहाँ पर। उसी तरह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड आइसोलेशन, यानी कि जब भी कोई अकेले होगा, इस तरह का मिशंस पे जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको स्ट्रेस होगी, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और इसी तरह के सिमुलेशन किया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा ताकि मार्स पर जाने के बाद इंसानों को दिक्कत ना हो। अब अगर प्रीवियस मिशन की बात करें तो चापिया ये पहला मिशन नहीं है, इससे पहले भी 378 दिन का ये सिमुलेशन किया जा चुका है, जिसमें कि क्रू हेल्थ और परफॉर्मेंस का ध्यान रखा गया था, टीम डायनामिक्स को अंडर आइसोलेशन में रख के प्रैक्टिकल देखा गया था। उसी तरह से ऑटोनॉमी और क्राइसिस मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी को भी चापिया 1 मिशन में ध्यान रखा गया था। अब अगर चापिया 2 किया गया है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस प्लानिंग है उसमें मदद होगा। उसी तरह से ये फ्यूचर मार्स मिशन के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा, यानी किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपको सिमुलेशन में नज़र आ जाएगा। उसी तरह से एडवांस रिसर्च जो होगा साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, फूड सिस्टम और मेडिकल ऑटोनॉमी में भी मदद करेगा। अब अगर एनालॉग मिशन का एग्ज़ाम्पल देखें तो अर्थ बेस्ड ये सिमुलेशन है स्पेस रिसर्च के लिए, जो कि अच्छी बात है। यानी कि सिर्फ मार्स के लिए नहीं, वीनस पे भी जाने के लिए या फिर और भी कोई ग्रह होगा जिस पर कि अगर लाइफ़ पॉसिबल है, तो वहाँ का भी सिमुलेशन तैयार करके ये मिशन जो है एक एग्ज़ाम्पल बन सकता है और आगे आने वाले मिशंस के लिए। वहीं अगर हम नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसका फाउंडेशन 29 जुलाई 1958 को किया गया था, ड्वाइट डी आइज़नहावर के द्वारा। तो अगर अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी बात करें तो उनका नाम है सीन डफी, वहीं इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर 40% जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन पर क्रिमिनल केसेज़ है, ऐसा एडीआर रिपोर्ट का कहना है। अब एडीआर क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसमें कि क्रिमिनल केसेज़ और सीरियस क्रिमिनल केसेज़ किन-किन सीएम्स के ऊपर है। उसमें भी जो 40% है, उसमें जो है और एक 33% जो है सीरियस क्रिमिनल केसेज़ को लिया गया है। और जो सीरियस केस है उसका नेचर कैसा है? तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, किडनैपिंग, ब्राइबरी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे क्राइम्स को लिया गया है। अब अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज़ किस पर है, तो रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम बने हुए हैं, इन पर 89 केसेज़ है। वहीं अगर एमके स्टालिन तमिलनाडु के जो सीएम हैं, उन पर 47 केसेज़ हैं। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो आंध्र प्रदेश, इन पर 19 केसेज़ है। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के हैं, इन पर 13 केसेज़ हैं। हेमंत सोरेन
झारखंड के हैं, इन पर 5 केसेज़ है। वहीं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र 4 केसेज़ हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन पर 4 केसेज़ है। पिनराई विजयन जो केरल के हैं, इन पर 2 केसेज़ है और भगवंत मान जो पंजाब के हैं, सीएम हैं, उन पर 1 केसेज़ है। अब इससे संबंधित आपको एक करंट अफेयर याद रखना है क्योंकि हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर यानी यूनियन गवर्नमेंट ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किया था ताकि सीएम, पीएम और मिनिस्टर्स को हटाया जा सके अगर उन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेज़ होगा। मैंने बताया था कि लगातार अगर 30 दिन तक उनको डिटेन रखा जाएगा तो उनको अपने पद से हटना होगा, नहीं हटना होगा तो 32वें दिन वो ऑटोमैटिकली क्योंकि 31वें दिन गवर्नर हटाएँगे या फिर प्रेसिडेंट हटाएँगे और अगर ये नहीं हटते तो 32वां दिन ऑटोमैटिकली उस पद को खाली माना जाएगा। अब जो है ये एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, ये हाइलाइट क्या कर रहा है, तो निश्चित रूप से पॉलिटी में यानी पॉलिटिक्स में कुछ रिफ़ॉर्म की तो निश्चित रूप से ज़रूरत है, जो क्रिमिनल से संबंधित है। अब अगर एडीआर रिपोर्ट इस तरह का आया है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स को दिखा रहा है। वहीं जो सिटीज़न्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर रहा है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइज़ेशन कितना है, ताकि जो इलेक्टोरल्स हैं, यानी कि आम जनता जो वोट करने जाती है, वो इन चीज़ों को पहले पढ़ें अखबारों में और नहीं पढ़े तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इनको जानें और उसके बाद जाकर वोट दें अपने कैंडिडेट को, जेन्युइन कैंडिडेट को, जो पढ़ा-लिखा हो, जिस पर कोई केसेज़ ना हो, किसी तरह का कोई आरोप ना हो, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। तो ज़ाहिर-सी बात है, इन सारी चीज़ों को इससे बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर को, जहाँ पर इंडिया-जापान ने एनर्जी कोऑपरेशन किया है मिनिस्ट्रियल डायलॉग के थ्रू। अब आपको बता दें कि ये जो है जापान इंडिया एनर्जी क्लीन पार्टनरशिप के अंतर्गत ये किया गया है। अब अगर एरिया ऑफ कोलैबोरेशन की बात करें तो क्लीन एनर्जी सोर्सेज़ जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया और सोलर, विंड, बायोमास जैसे क्षेत्रों में दोनों पर बातचीत हुआ है। अब अगर एड एफिशिएंट एनर्जी प्रैक्टिसेज़ और डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी बात की गई है। साथ ही साथ अगर कोलैबोरेशन के पर्सपेक्टिव को देखें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और सोलर विंड जैसी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कार्बन कैप्चर भी मदद करेगा। वहीं ग्रीन केमिकल्स और बायोफ्यूल्स की भी चर्चा की गई है ताकि हम नेट कार्बन ज़ीरो एमिशन को अचीव कर सकें। तो वही मैंने आपको बताया कि जो इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होगा वो एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है और साथ ही साथ सस्टेनेबल गोल जो 17 हैं, एसडीजी 17 जो मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, उनको अचीव करने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ एनहांस करेगा एनर्जी ट्रांजिशन को जो अलाइन होगा क्लाइमेट गोल के साथ। उसी तरह से ये रीजनल स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करेगा, साथ ही साथ रेजिलियंस लाएगा इंडो पैसिफिक एनर्जी सिस्टम में। अब अगर जापान की बात करें तो रिवाइज़ कर लीजिए, जापान को निप्पन भी कहा जाता है जिसका कैपिटल टोक्यो है और प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदो। अगर एम्पेरर की बात करें तो नारुहितो है, करेंसी येन है, एसडीआर का भी ये पार्ट है। अब आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे 4 मेजर आइलैंड हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। होन्शु सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और जो सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है वो है शिकोकू, ये बात याद रखिएगा। अब इसके लेजिस्लेचर को डाइट कहा जाता है, अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। अब याद रखिएगा शिनकानसेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ई सीरीज़ है ये, ई10 सीरीज़ भारत में चलाया जाएगा सबसे पहले। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। साथ ही साथ जापान आपको मालाबार का भी पार्ट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और जापान। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 200 किलो टन फोर्टिफाइड राइस को जो है सप्लाई करने वाला है ताकि ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को बढ़ावा हो सके। यानी ऐसे देश जहाँ पर खाने की कमी है या फिर जहाँ पर वार जैसे सिचुएशन है और खाना पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर ये एड दिया जाएगा। तो याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। अब इसमें बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है फोर्टिफाइड राइस को भेजा जाएगा ताकि ग्लोबल हंगर और माल न्यूट्रिशन जैसे क्षेत्रों में उनको एड्रेस किया जा सके, वहाँ पर भुखमरी को मिटाया जा सके। अब अगर इंडिया के प्रिंसिपल की बात करें तो किस प्रिंसिपल पर ये इंडिया चल रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम यानी वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। अब अगर इसके स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंडिया एक रिलायबल एग्रीकल्चर सरप्लस नेशन है, इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। उसी तरह से इंडिया जो है अपना रोल निभा रहा है ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में, वहीं अपने सॉफ्ट पावर को भी भारत बढ़ा रहा है। अब अगर बात करें तो ये
किस एसडीजी गोल से लिंक है? तो एसडीजी 2 से लिंक है क्योंकि एसडीजी 2 बताता है ज़ीरो हंगर को। तो ऐसे ही आपको मैं याद कराते चला जाऊँगा, आपको सारे एसडीजी भी याद हो जाएँगे। अगर अर्लियर ऑपरेशन की बात करें तो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन भी डब्ल्यूएफपी के साथ भारत कर चुका है। अनपूर्ति ग्रेन एटीएम्स कर चुका है। जन पोषण केंद्र न्यूट्रिशन अवेयरनेस के लिए खोला जाता है। उसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक टूल का इनोवेशन भी होता है इंडिया डब्ल्यूएफपी के द्वारा। अब अगर डब्ल्यूएफपी की बात करें यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम इटली है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंडी मकैन। याद रखिएगा इनका नाम इम्पोर्टेंट है और ऐसी संस्था यूनाइटेड नेशन की है। तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंटोनियो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। याद रखिएगा उनका नाम। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर गवर्नमेंट ने अनवील किया है 25,000 करोड़ स्कीम का ताकि एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके। 25,000 करोड़ का पैकेज है। किसके अंतर्गत ये किया जा रहा है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत ये अनाउंस किया गया है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन जो मिशन है, ये कब लाया गया था पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी तीनों के मदद से ये लॉन्च किया गया था। ये अपने आप में एक अच्छा सवाल बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए कौन है? तो श्री पीयूष गोयल जी हैं। वहीं एमएसएमई मैंने आपको कुछ ही दिन पहले अभी रिवाइज़ कराया है इसलिए अभी नहीं रिवाइज़ करा रहा हूँ। इसके मंत्री हैं जीतन राम मांझी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पता है निर्मला सीतारमण जी हैं। तो अब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन समझ गए हैं तो उसी के अंतर्गत ये अनाउंस किया गया है इस पैकेज को। अब इससे होगा क्या तो जो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ है उसमें एस्केलेट करने में मदद मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जैसे देश जो है हाई टैरिफ्स लगा रहे हैं भारतीय सामान के लिए। तो यहाँ पर ये क्रूशियल रोल निभाने वाला है। अब अगर इस स्कीम की बात करें तो इसमें 2 स्कीम है निर्यात प्रोत्साहन जिसमें 10,000 करोड़ का दिया जाएगा आपको सपोर्ट पैकेज जिसमें कि इंटरेस्ट इक्वलाइज़ेशन सपोर्ट जो है 5,000 से अधिक करोड़ का होगा। वहीं आपको बता दें कि निर्यात दिशा जो 14,500 करोड़ का होगा, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सपोर्ट कंप्लायंस होगा वो 4,000 करोड़ का होगा। याद रखिएगा आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत कितने पैसे दिए जा रहे हैं ताकि ग्रोथ को एक्सपोर्ट को ग्रोथ मिल सके तो 25,000 करोड़। इसके कितने पिलर्स हैं? 2 पिलर्स हैं। कौन-कौन से? निर्यात प्रोत्साहन 10,000 करोड़ का है और निर्यात दिशा 14,500 करोड़ का है। एक्सपोर्ट मिशन क्या है? मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। अब अगर इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में कौन-कौन शामिल है तो एमएसएमई पर ये फ़ोकस करेगा यानी कि ये एम्फसाइज़ करेगा इम्प्रूव्ड एक्सेस टू द अफोर्डेबल क्रेडिट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। डब्ल्यूटीए कंप्लायंसेस होगा यानी कि जो स्कीम है उसको स्ट्रक्चर किया गया है डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशन के साथ-साथ। तो याद रखिएगा उसी तरह इसमें कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क किया गया है जैसे कि कौन-कौन से मिनिस्ट्रीज़ इंक्लूड है ये मैंने शुरुआत में बता दिया और भी कुछ बॉडीज़ हैं जिनका नाम है एक्सिम बैंक, ईसीजीसी, सीजीटीएमएसी, एक्सपोर्ट काउंसिल इंडस्ट्री बॉडी और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको इंक्लूड किया गया है ताकि एक पूरा का पूरा पैकेज बन सके और सभी को लाभान्वित किया जा सके, कोई भी इसमें पीछे ना रह जाए। तो याद रखिएगा हाई टैरिफ की वजह से ये सारी चीज़ें भारत सरकार को करनी पड़ रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर जहाँ पर ओपन एआई ने एस्टैब्लिश किया है इंडियन यूनिट को कहाँ पर? तो नई दिल्ली में याद रखिएगा। हाल ही में कौन-सा एआई टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंडिया के नई दिल्ली में अपना स्थापना किया है यूनिट का तो ओपन एआई उसका नाम है। अब अगर कुछ इम्पोर्टेंट सीईओज़ का नाम मैं आपको बार-बार याद करा रहा हूँ ताकि आपको ये एग्ज़ाम में पता चल सके। गूगल के सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, एनवीडीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जेनसेन हुआंग क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं। उसी तरह से आपको एडोब का शांतनु नारायण याद रखना है और उसी तरह से नेटफ्लिक्स का याद रखना है आपको ग्रेग पीटर्स। अब आपको बता दें कि जो ओपन एआई है, इसके सीईओ का भी नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है सैम अल्टमैन। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ कि सैम अल्टमैन और हाल ही में ये ए आर रहमान के साथ भी न्यूज़ में थे क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये लोग बदलाव लाना चाहते हैं जहाँ पर ये एआई का यूज़ करेंगे, तो ये न्यूज़ भी याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर टॉप 10 स्मार्ट सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में लिस्ट आ गया है। अब आइए देखिए इंडिया का क्या रैंक है। तो आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में अगर हम देखें तो इसको रिलीज़ किया जाता है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अब एक स्मार्ट सिटी होता क्या है? तो एक स्मार्ट सिटीज़ अप्लाई करता है टेक्नोलॉजी को ताकि अर्बन लाइफ़ को इम्प्रूव किया जा सके और साथ ही साथ जो अर्बन चैलेंजेज़ है उसको रिड्यूस किया जा सके, ये स्मार्ट सिटी की डेफ़िनेशन होती है। अब अगर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की बात करें तो सबसे पहला स्थान जो आपके हर परीक्षाओं में आने वाले परीक्षाओं में आपसे देखा जाएगा तो वो है ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड, वहीं ओस्लो, नॉर्वे सेकंड स्थान पे है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड तीसरे स्थान पर है। अगर 10वें स्थान पे बात करें तो न्यूज़ीलैंड के सॉरी स्विट्ज़रलैंड के 2 शहर हैं, 3 शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ज्यूरी, एक जेनेवा और तीसरा लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड। अब भारत के पर्सपेक्टिव में आइए और ये जो इंडेक्स है वो 5 क्रिटिकल डायमेंशन पर बेस्ड होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी, मोबिलिटी, एक्टिविटीज़, अपॉर्च्युनिटी और गवर्नेंस। तो साथ ही साथ आपसे अच्छे एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो 5 क्रिटिकल डायमेंशन में से 1 को गायब कर दिया जाएगा, आपसे सवाल बन जाएगा। तो अब इंडिया के रैंकिंग को देखिए तो दिल्ली 104वें स्थान पर, मुंबई 106वें स्थान पर, हैदराबाद 109वें स्थान पर और बेंगलुरु 110वें स्थान पर, यानी कि हम टॉप 100 के अंदर नहीं हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ पर, जहाँ पर एमसीएल ने अनवील किया है सुनील गावस्कर का स्टैचू और जो म्यूज़ियम है उसको शरद पवार के नाम पर दिया गया है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीसीसीआई के पास। तो अब अगर बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अब इसकी जो स्थापना है वो दिसंबर 1928 में रखा गया था। वहीं यहाँ के हेड के नाम है रॉजर बिन्नी और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। अरुण धूमाल आईपीएल के चेयरमैन हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चीफ सेलेक्टर बीसीसीआई यानी इंडियन टीम के कौन हैं? तो उनका नाम अजीत अगरकर है। कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हैं, याद रखिएगा ये सारे के सारे नाम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, वहीं इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और सब सब्सिडियरी जो है इसका एशियन क्रिकेट काउंसिल है और जैसा इसके हेड हैं जो अमित शाह काका के बेटे हैं। अब अगर राजीव आनंद साहब की बात करें तो ये एमडी और सीईओ बनाए गए हैं इंडसलैंड बैंक के, जो कि ट्रबल में है, बस इतनी ही बात याद रखिएगा। अब स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर बढ़े तो मीराबाई ने क्लिंच किया है गोल्ड कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अहमदाबाद में, ये भी बात याद रखिएगा। अब आपको बता दें कि जो वेट लिफ्टिंग है उससे संबंधित आपसे 3 4 सवाल बनते हैं, स्नैच, क्लीन और जर्क। ये किस खेल से संबंधित है? तो ज़ाहिर-सी बात है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। अब इन्होंने जीत लिया है गोल्ड कहाँ पर? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में। वहीं अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, तो इंडियन वुमेन शूटर ने 25 मीटर पिस्टल में जूनियर इवेंट में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब आइए किसने-किसने जीता है उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो वेन्यू है मैं डेली पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि डेली यहाँ से न्यूज़ बन रहा है स्पोर्ट्स से। कज़ाकिस्तान में है, शिमकेंत कज़ाकिस्तान पार्टिकुलरली। तो पायल खत्री की बात करें तो इन्होंने गोल्ड जीता है। नम्या कपूर की बात करें तो ये सिल्वर जीती हैं। तेजस्विनी की बात करें तो ये ब्रोंज जीती हैं फाइनल में। उसी तरह से भावनिश मेंडी रत्ना ने सिल्वर जीता है मेंस ट्रैप इवेंट में और अगर वुमेन में बात करें तो नीरू ढांडा ने गोल्ड जीता है और आशिमा अहलवात ने ब्रोंज जीता है। ये मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया है। तो याद रखिएगा, आज की अगर बात करें तो पायल खत्री का नाम याद रखिएगा जिन्होंने गोल्ड जीता है। उसी तरह से अर्लियर जो मैंने आपको पढ़ाया था मनु भाकर, ईशा सिमरनप्रीत कौर ब्रार ने ब्रॉन्ज जीता है 25 मीटर पिस्टल वुमेन सीनियर टीम चैंपियनशिप में। अब याद रखिएगा और साथ ही साथ इन्होंने चाइना और साउथ कोरिया को हराकर ये जीता था। तो अब आपने अगर करंट अफ़ेयर को ध्यान से सुना है तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सवाल का जवाब करने का कोशिश कीजिए। नासा से संबंधित चापिया मिशन मैंने पढ़ा है जिसकी फुल फॉर्म क्रू हेल्थ परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोग्राम है, याद रखिएगा। तो अब जो है बात करें तो नासा जॉनसन सेंटर ह्यूस्टन यूएसए में इसे किया जा रहा है। 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। जो मिशन है चापिया 1 साल के लिए प्लान किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ओनली एस्ट्रोनॉट्स विद द प्रायर स्पेस एक्सपीरियंस नहीं भाई, ठीक है? ऐसा नहीं है, सिविलियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, हेल्थ एक्सपर्ट सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। वहीं अगर दूसरे करंट अफेयर की बात है तो एडीआर रिपोर्ट आपने देखा, 40% जो करंट मिनिस्टर हैं, इन पर क्रिमिनल केसेज़ हैं इंडिया में, बिल्कुल सही है। बिहार, दिल्ली
सबसे हाईएस्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। और मेनी ऑफ दीज में सीरियस चार्जेज़ है, शुरुआत में ही बताया मैंने, यानी इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि इंडिया और जापान ने अभी टॉक किया है एनर्जी से संबंधित, तो की फ़ोकस एरिया क्या है? तो हाइड्रोजन और अमोनिया फ्यूल को बढ़ावा देना है, उसी तरह से सप्लाई चेन रेज़िलियंस, क्रिटिकल मिनरल्स को स्ट्रेंथ करना है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से एनहांस करना है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ये भी सही है। एक्सपैंडिंग पार्टनरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही जवाब है। अब अगर बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, तो इंडिया सप्लाई करेगा 2 लाख टन फोर्टिफाइड राइस को, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए दिया जा रहा है। फोर्टिफिकेशन आपको मैंने पढ़ाया था, फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है हाई माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए जब चावल में या फिर धान में आपको क्या किया जाएगा, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 अलग से, यानी कि हाइब्रिड फॉर्म में बनाया जाता है, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब ये अलाइन है इंडिया का G20 प्रायोरिटी फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन से, तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहीं अगर अगली बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट मिशन ग्रोथ, आपको बताया मैंने, टैरिफ की वजह से ये लागू हुआ है। तो आपको बता दें कि ये सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को, एनहांस करेगा एमएसएमई जैसे सेक्टर को, स्ट्रेंथ करेगा लॉजिस्टिक और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द एक्सपोर्टर एज सब्सिडरी नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ डब्ल्यूटीओ का नॉर्म्स लागू हो जाता है, जिसमें ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और बार-बार भारत पर ऐसे केसेज़ दूसरे देश ब्लेम करने कर देते हैं, और फिर भारत को इसका मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर एमसीए से संबंधित मैंने आपको बताया शरद पवार म्यूज़ियम का नाम दिया गया है और स्टैच्यू अनवील किया गया है सुनील गावस्कर साहब का। तो ये पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है कि गावस्कर के किस अचीवमेंट के लिए ये दिया जा रहा है, तो 10,000 रन बनाया था टेस्ट क्रिकेट में, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं म्यूज़ियम जो है, म्यूज़ियम में प्रिज़र्व किया गया है मेमोराबिलिया, जैसे कि रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप जो जीते थे उसका जर्सी, और कंगा लीग लाइब्रेरी का हिस्टोरिक, इसमें सब कुछ स्टोर किया हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इट विल बी ओपन टू द पब्लिक थ्रू द ऑफलाइन वॉक इन एंट्री ओनली, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया नहीं, यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होगा। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये थे आपके 27 अगस्त 2025 से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएँगे। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।